मेरा नाम अवनी है और मेरे पति बहुत रहम दिल इंसान थे। वो किसी का भी दुख देखकर खुद दुखी हो जाते थे और उस इंसान की मदद करते थे। और एक दिन अचानक वो अपनी बहन की बेटी को घर ले आए और कहने लगे कि ये आज से हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। वो गांव से आई थी और बहुत गंवार थी। मैंने भी इस बात का फायदा उठाकर उसे घर के कामों में लगा दिया। एक दिन मेरे गहने चोरी हो गए तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे सारा इल्जाम उस लड़की पर लगा दिया और उसे जेल भिजवा दिया। लेकिन फिर तभी मेरी बेटी मेरे घर पर आई। वो पार्टी में से आई थी और आकर वो वॉशरूम चली गई। उसका बैग जो मेरे पास ही रखा था, उसमें से मुझे एक कागज़ की रसीद दिख रही थी। मैंने उसका बैग खोला और रसीद देखी तो मैं हैरान रह गई। और फिर मैं जल्दी से पुलिस स्टेशन चली गई ताकि मैं उस मासूम बच्ची को घर वापस ला सकूं। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई जब मैंने देखा कि पुलिस ऑफिसर, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नैना, मैं अवनी शर्मा हूँ और मेरे घर के कुत्ते भी ब्रांडेड फूड खाते हैं और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं इस 2 कौड़ी की सेल से कपड़े ले लूँ? मेरे तो चप्पल भी वहाँ से नहीं आए। मैं कॉल पर बात करते हुए अपने ड्राइंग रूम में टहल रही थी और मेरे बात करने का तरीका बहुत अलग था। मेरी आवाज़ में कड़कपन और अहंकार था जो एक अमीर इंसान में होता है। नैना मेरी पुरानी फ्रेंड थी और मुझे उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो मुझे मार्केट में लगने वाली एक छोटी सी सेल के बारे में बता रही थी और मुझसे कह रही थी कि मैं वहां से अपने लिए कुछ कपड़े ले लूं, क्योंकि मैं ऐसी छोटी मोटी सेलों में नहीं जाती थी। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी जो मैं ऐसी छोटी मोटी सेल में से कपड़े लेती। और फिर मैंने उसको 2-4 बातें सुनाते हुए कॉल कट कर दी और अपने महंगे सोफे पर बैठ गई। मेरा नाम अवनी था और मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की वाइफ थी और हमारा घर 5 स्टार होटल से कम नहीं था। मेरे हस्बैंड का नाम संजय वर्मा था और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इस पूरे शहर में ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें नहीं जानता हो। उनकी बहुत इज्जत थी और बहुत नाम था। हमारी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दौलत, शोहरत, इज्जत, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ियाँ, सब कुछ था हमारे पास। मेरी एक ही बेटी थी जिसका नाम तन्वी था। तन्वी इस शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मैंने अपनी बेटी को कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी थी। वो जो भी मुझसे मांगती, मैं पलक झपकने से पहले वो चीज़ उसके सामने रख देती, क्योंकि मैं समझती थी कि पैसा खर्च करने के लिए ही होता है। मैं अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार करती थी। मेरे लिए वो मेरा सब कुछ थी और मैं उसकी हर इच्छा को पूरा करना ज़रूरी समझती थी। और इसी की वजह से तन्वी बहुत ज़्यादा घमंडी और ज़िद्दी बन गई थी। उसे भी मेरी तरह ऊंचे स्टेटस और मॉडर्न जिंदगी का बहुत ज्यादा घमंड था। हम दोनों माँ बेटी आम लोगों को कीड़े मकोड़े समझते थे और उनकी हैसियत हमेशा अपने नौकर की तरह समझते थे। हमारी जिंदगी हमारे बने हुए नियमों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट और सुकून से गुजर रही थी। लेकिन फिर मेरी इस चमकती धमकती जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने मेरे घर का सारा सुकून बर्बाद कर दिया। उस शाम मैं अपने कमरे में बैठी थी और अभी कई दिन पहले लाई हुई अपने डायमंड ज्वेलरी को देख रही थी। जब संजय ऑफिस से घर वापस आए, उनके कदमों की आहट सुनकर मैं मुस्कुराते हुए बाहर हॉल में आई, लेकिन उन्हें देखकर मेरे चेहरे से मुस्कान उड़ गई। संजय उस दिन घर पर अकेले नहीं आए थे, वो अपने साथ एक जवान लड़की को लेकर आए थे। वो लड़की बिल्कुल सिंपल और बहुत ही पुराने सूती से कपड़े पहने हुए खड़ी थी और उसने अपने सर पर एक गंदी सी चादर ओढ़ी हुई थी जिससे उसने अपना आधा चेहरा छुपा रखा था। वो इतनी डरी हुई लग रही थी कि उसकी नजरें जमीन से ऊपर नहीं उठ रही थी। उसके पैरों में प्लास्टिक की घिसी हुई चप्पल थी और उस पर मिट्टी लगी हुई थी और उसके हाथ में एक कपड़े का थैला था जिसमें शायद उसका सामान था। उसको देखकर ही मैं समझ गई थी कि ये शायद किसी गांव से आई है। मैं उसको देखकर हैरान हो गई और मैंने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा। संजय मेरी तरफ देखकर समझ गए थे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और वो गहरी सांस लेते हुए बोले, अवनी, ये मेरी इकलौती बहन की बेटी है और इसका नाम सिया है। मैंने फिर से अपने पति की तरफ देखा। मुझे याद आया कि संजय की एक बड़ी बहन थी जो गांव में रहती थी और कुछ सालों पहले उनकी मौत हो गई थी। संजय ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, सिया गांव में ही अपनी दादी के पास रहती थी, लेकिन परसों ही इसकी दादी का भी देहांत हो गया और अब इसका इस दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं है। गांव के कुछ लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया तो मैं वहां जाकर इसे अपने साथ ले आया ताकि ये हमारे साथ इसी घर में रहे। ये सुनकर तो जैसे मेरे पैरों के नीचे जमीन ही निकल गई थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझसे क्या कह रहे थे। मैं किसी भी हाल में इस गांव की गंवार लड़की को
अपने इस आलीशान घर में रखना नहीं चाहती थी। मैं संजय के पास गई और उनका हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गई। बहुत ही गुस्से में उनसे बोली कि आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप इस अनपढ़ और जाहिल गंवार लड़की को मेरे घर ले आए हैं और आपने इसको लाने से पहले मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और बोले, अवनी, वो मेरी अपनी सगी बहन की बेटी है, वो मेरा खून है, मैं उसको दर-दर की ठोकरें खाने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने भी हार नहीं मानी और उन्हें जवाब दिया कि हम इस लड़की का पूरा खर्चा उठाएंगे, लेकिन इसे किसी हॉस्टल में शिफ्ट कर देंगे या गांव में इसके किसी भी रिश्तेदार को पैसे देकर उसके पास छोड़ आए। अगर ये इस घर में रहेगी तो मेरे मॉडर्न दोस्तों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर उन्हें पता चला कि मेरे घर में गांव की एक अनपढ़ जाहिल गंवार लड़की रहती है, और अगर किसी को गलती से पता चल गया कि ये आपकी बहन की बेटी है, तो मेरी नाक ही कट जाएगी और ये सोसाइटी में कैसे रह पाएगी। लेकिन संजय ने मेरी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे गुस्से से चुप करा दिया और अपना फैसला सुनाते हुए बोले, अवनी, सिया हमारे घर में हमारे साथ रहेगी। वो कोई गैर नहीं है, मेरी भांजी है और मैं इस बारे में अब कोई बहस नहीं करना चाहता। संजय का गुस्सा देखकर मैं चुप हो गई, लेकिन संजय ने मेरी बात नहीं मानी थी और शायद मेरे लिए यही वजह काफ़ी थी जिसकी वजह से मुझे उस अनाथ लड़की से बहुत नफरत हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने चमकते हुए महल पर कीचड़ उछाल दिया हो। सी एक बहुत ही सिंपल और शांत रहने वाली लड़की थी। वो पूरा दिन अपने उस छोटे से कमरे में बंद रहती जो मैंने उसे घर के आखिर के कोने में दिया था, ताकि वो घर पर आने वाले गेस्ट की नज़रों से दूर रहे। वो जब भी अपने कमरे से बाहर निकलती तो उसकी नज़रें नीचे झुकी रहती। वो मुझसे और मेरी बेटी तन्वी से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी और ना ही कभी हमारी किसी बात का जवाब देती थी। उसकी इस चुप्पी को मैंने उसकी जहालत और गंवारपन समझ लिया। मुझे लगता था कि वो इतनी बेवकूफ़ और अनपढ़ है कि उसे शहर के लोगों से बात करना ही नहीं आता था। तन्वी तो उसे देखकर ही मुंह बना लेती थी और उसे अपने पास से गुजरने भी नहीं देती। मैं अक्सर उसे ताने देती और उसके पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाती और मैं जानबूझकर अपनी बेटी की तारीफ करती और उसकी मॉडर्न ड्रेसेस के बारे में उससे बातें करती और कहती कि कुछ लोगों को तो इन ब्रांड्स के नाम भी नहीं पता होंगे। लेकिन वो मेरी कभी किसी बात का जवाब नहीं देती और बस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपना सर नीचे झुका लेती। उसका सर झुका लेना और हल्का सा मुस्कुरा देना मुझे और गुस्सा दिलाता था। मुझे लगता था कि वो अंदर ही अंदर हमसे जलती है। कुछ दिन यूं ही गुजरने के बाद मैंने सोचा कि इस लड़की को मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए तो घर में नहीं रखा जा सकता। मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं जो कोई भी यहाँ आकर रहना शुरू कर दे और मैं उसे फ्री में खाना खिलाती रहूं। मेरे दिमाग में एक बात आई। हमारे घर की एक पुरानी नौकरानी जो हमारे घर में बहुत सालों से काम कर रही थी, क्योंकि अब उसकी उम्र हो गई थी, तो इसीलिए मैंने बहाना बनाया कि अब तुमसे ठीक से काम नहीं होता और अब तुम्हें यहाँ काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, और उसे नौकरी से निकाल दिया। और फिर मैंने सिया को अपने पास बुलाया और अपनी कड़क आवाज़ में कहा, देखो सिया, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। देखो ना, हमारी काम वाली भी चली गई और अब इतनी जल्दी कोई और नौकरानी मिल भी नहीं सकती, और तुम वैसे भी सारा दिन अपने कमरे में ही तो रहती हो। इस तरह तुम्हारा भी थोड़ा दिल बहल जाएगा। तुम्हें बस पूरे घर की सफाई करनी है और हम सबके लिए खाना बनाना है। और हाँ, याद रखना, मैं किसी भी काम में कोई सुस्ती या कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे लग रहा था कि वो रोएगी, मेरे सामने गिरकर आएगी और फिर जब संजय घर आएंगे तो उनसे मेरी शिकायत करेगी और यही मेरे पास बहुत अच्छा मौका होगा। मैं संजय को थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए उनसे एकदम कह दूंगी कि इस लड़की को हमारे घर से बाहर निकाल दो। मैं इसे अब इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मौके की तलाश में थी, लेकिन जैसा मैंने सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़की ने एक शब्द भी नहीं कहा था। मेरी बात सुनकर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे शायद मैं समझ नहीं पाई। उसने बहुत धीरे आवाज में हाँ कहा और घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, और वो भी इतनी खामोशी से। मैं हैरान हो गई। दूसरे दिन से तो घर का नक्शा ही बदल गया। सिया रोज सुबह 6 बजे उठ जाती और पूरे घर की साफ सफाई में लग जाती और हर चीज को चमका देती, और फिर संजय के लिए नाश्ता बनाती और उनके उठने से पहले ही टेबल पर रख देती। दोपहर और रात का खाना भी बिल्कुल टाइम से रेडी होता था और मुझे मजबूर होकर ये बात माननी पड़ी कि उसके हाथों में एक अलग ही स्वाद था जो संजय को बहुत पसंद आता था। वो हमेशा खाने के टेबल पर उसकी तारीफ करते, अरे सिया बेटा, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बिल्कुल मेरी माँ के हाथ के जैसा स्वाद है।
तुम्हारे हाथ के खाने में। उनके मुंह से उसके लिए तारीफ सुनकर अंदर ही अंदर मैं जल जाती थी और कभी उसकी तारीफ नहीं करती थी और हर वक्त यही सोचती कि किस तरह इसके किसी भी काम में कोई ना कोई गलती निकालूं। सारा दिन मेहनत करने के बाद वो रात को अपने कमरे में चली जाती। वो कभी भी किसी चीज के लिए कोई शिकायत ही नहीं करती थी। मैंने बहुत बार रात में पानी पीने के बहाने से उठकर किचन में आते हुए देखा कि उसके रूम की लाइट ऑन होती थी। मेन दरवाजे की तरफ से झांक कर देखा तो वो देर रात अपने कमरे में जागती रहती थी और कुछ मोटी मोटी सी पुरानी सी किताबें पढ़ती रहती थी। मैं सोचती थी कि ये अनपढ़ है, मगर शायद इसने गांव में 5th क्लास तक पढ़ा होगा। मैंने कभी इस बारे में नहीं पूछा और न ही इस चीज़ पर कभी इतना ध्यान दिया, और मैं हंसती थी कि ये गंवार लड़की इतनी मोटी मोटी किताबों में से क्या ही पढ़ती होगी। मुझे लगता था वो अपना टाइम पास करने के लिए इन किताबों को ही पढ़ लेती थी। और उन्हीं दिनों मेरी बेटी तन्वी की फरमाइशें और ज़्यादा बढ़ने लगी। उसके यूनिवर्सिटी के कुछ फ्रेंड्स बाहर ट्रिप पर जाने का प्लान कर रही थी और वो बहुत दिनों से अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर इस ट्रिप की प्लानिंग कर रही थी और वो उनके साथ ट्रिप पर जाने की बहुत जिद करने लगी। वैसे तो मैंने कभी भी तन्वी को अदर कंट्री में अकेले जाने नहीं दिया था, लेकिन इस बार वो बहुत जिद कर रही थी तो मैंने उसको उसके फ्रेंड के साथ जाने के लिए परमिशन दे दी थी। मगर मैंने उससे कहा था कि बेटा, तुम पहले अपने डैड से पूछ लेना। तो तन्वी दौड़ती हुई संजय के पास चली गई। संजय जो अपने रूम में बैठे थे, वो तन्वी को देखते ही बोले कि आओ बेटा, मेरी प्रिंसेस, बताओ क्या हुआ। तो तन्वी ने पूरी बात संजय को बताई। संजय ने तन्वी की बात सुनकर साफ मना कर दिया कि नहीं बेटा, तुम इस तरह के लिए नहीं जा सकती हो, क्योंकि तन्वी अभी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो सिर्फ 19 साल की थी और वो हमारी इकलौती बेटी थी। हमने उसे कभी भी इस तरह अदर कंट्री में अकेले जाने नहीं दिया था। इसलिए संजय ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। संजय के मना करने से तन्वी को बहुत बुरा लगा था और वो उठकर जाकर अपने रूम में बैठ गई थी। तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि इसे समझाओ, इसका इस तरह बाहर अकेले जाना ठीक नहीं है। मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर तन्वी के पास चली गई। मैंने अपने रूम का डोर लॉक कर लिया था और वो रो रो कर मुझसे कह रही थी, मम्मी, अगर मैं इस ट्रिप पर नहीं गई तो मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाएंगी। वो कहेंगी कि मेरे घर वाले मुझे अभी भी बच्चा समझते हैं, मुझे कहीं जाने की परमिशन नहीं देते। मेरा तो पूरी यूनिवर्सिटी में मजाक बनकर रह जाएगा और मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं एक माँ थी और मैं इस तरह अपनी बेटी को परेशान नहीं देख सकती थी। इसलिए मैंने खुद संजय से बात की और मैंने उन्हें बहुत मनाया कि उसे जाने दीजिए, सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है, 2 दिन के बाद वो वापस आ जाएगी। पहले तो उन्होंने थोड़ा गुस्सा किया, मुझे 2-4 बातें सुनाई कि तुम्हारे स्लाट प्यार ने ही उसे बिगाड़ रखा है, तुम उसकी हर जिद पूरी करती हो, इसलिए वो इतनी ज़िद्दी हो गई है। लेकिन मैंने उन्हें मनाया तो वो मान गए और फिर मैंने तन्वी को जाकर बताया कि बेटा, तुम्हारे डैड मान गए हैं, अब तुम इस ट्रिप पर जा सकती हो, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपने पल पल की खबर मुझे देती रहोगी और मुझसे कॉल पर कनेक्ट रहोगी। वो खुशी से मेरे गले लग गई और अपने जाने के लिए पैकिंग करने लगी। उसकी कल सुबह की फ्लाइट थी और उसे आज रात ही घर से निकलना था। वो खुशी खुशी ट्रिप पर चली गई, लेकिन 2 दिन की जगह उसने वहाँ 3 दिन लगा दिए और इस बीच मेरी उससे ज़्यादा बात भी नहीं हुई। मैं परेशान हो गई थी और फिर मैंने परेशान होकर संजय को बताया, तो संजय ने मेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया और मुझसे कहा कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर तभी अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने एकदम से कॉल उठाई और पूछा कि कौन है, तो उधर से आवाज़ आई, मम्मी, मैं तन्वी बोल रही हूँ। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकी और मेरी फ़्लाइट लेट हो गई थी, इसलिए मुझे आने में लेट हो गया और ये मेरी फ्रेंड का नंबर है। मैंने उसके नंबर से आपको कॉल की है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आज शाम तक घर वापस आ जाऊंगी। मैं बेसब्री से शाम होने का इंतज़ार करती रही और मैंने संजय को भी बता दिया था कि तन्वी आज वापस आ रही है और उसने कहा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। उसकी फ़्लाइट लेट हो गई थी, इसलिए उसे घर आने में लेट हो गया और फिर शाम हो गई। मेरी नज़रें गेट की तरफ ही थी और मैं तन्वी के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आज संजय भी ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे और वो अपने रूम में थे। इतनी देर में ही तन्वी आ गई और वो भाग कर आकर सीधा मेरे गले से लग गई। उसे देखकर तो मानो जैसे मेरी जान में जान आ गई हो। मैंने खुशी से चीखते हुए संजय को आवाज़ दी, संजय, संजय, जल्दी बाहर आइए, देखिए हमारी बेटी आ गई है। मेरी आवाज़ सुनकर संजय हॉल में आए और तन्वी से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी ट्रिप तो 2 दिन की थी, तुमने 3 दिन कैसे लगा दिए।
तो तन्वी ने बताया कि दरअसल उसकी फ्लाइट लेट थी, इसलिए उसको आने में थोड़ा टाइम लग गया। संजय ने उसे कुछ नहीं कहा और कहा कि कोई बात नहीं है, थक गई होगी, जाओ जाकर आराम कर लो। तन्वी अपने रूम में चली गई और तभी मेरे पास मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई, तो मैं उससे बात करने में बिजी हो गई। और फिर दूसरे दिन मैं हॉल में बैठी हुई चाय पी रही थी और वो लड़की जिसको मेरे पति पहले इस घर में लेकर आए थे, वो घर की साफ सफाई कर रही थी और मैं बैठी हुई उसको देख रही थी और उससे कह रही थी कि ज़रा ठीक से काम करो, देखो वहाँ अभी भी धूल है, ज़रा अच्छे से साफ करो। तो उसने मेरी तरफ देखा और फिर वही हल्का सा मुस्कुरा दिया और जाकर अपना काम करने लगी। उसका इस तरह से मुस्कुरा देना मुझे अंदर से और गुस्सा दिला जाता था। और वो अभी टेबल के पास ही जा रही थी कि उसका हाथ मेरे बहुत महंगे फ्लावर पॉट पर लगा और वो शीशे का फ्लावर पॉट ज़मीन पर टूटकर बिखर गया, जो मैंने अभी 6 महीने पहले ही अपनी फ्रेंड से दूसरी कंट्री से मंगवाया था। उस फ्लावर पॉट के गिरकर टूटने की आवाज़ पूरे घर में गूंजी थी और मेरे इतने महंगे फ्लावर पॉट के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया। ये मेरी बर्दाश्त की हद थी। मैं जो चाय पी रही थी, मैंने चाय का कप टेबल पर रखा और उठकर चीखती हुई इस लड़की के पास गई और बोली, तुम क्या अंधी हो? क्या तुमने ये सब जानबूझकर किया है? मैंने गुस्से से घूरते हुए उससे कहा। सिया डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए मुझसे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने देखा नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये जान के नहीं किया। वो रोती हुई फर्श से शीशे के टुकड़े उठाने लगी, मगर मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वहीं गुस्से से चीखते हुए कहा कि तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं से क्या मेरा इतना महंगा फ्लावर पॉट वापस आ जाएगा? तुम जैसी गाँव की अनपढ़ लड़की को इतनी महंगी चीज़ की क्या ही कदर हो सकती है? तुमने तो बस मिट्टी के बर्तन ही देखे होंगे। तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? क्योंकि तुम हमसे हमारी शान और शौकत से जलती हो। सिया बार-बार नामे सर हिला रही थी और रोते हुए सफाई दे रही थी कि उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन मैं तो उस वक्त गुस्से से पागल हो रही थी और मेरा गुस्सा किसी भी तरह से ठंडा नहीं हो रहा था। मैंने उसको वहीं खड़े-खड़े इतनी बुरी बातें सुनाई, उसकी गरीबी का इतना गंदा मजाक बनाया कि वो अपने आंसू साफ करते हुए अपने कमरे में भाग गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपनी अब तक की सारी भड़ास उसके ऊपर निकाल दी हो। बहुत दिन तक मैंने उससे ठीक से बात भी नहीं की और वो भी सारा दिन बस काम करने वाली मशीन की तरह काम करती रहती और मुझसे नजरें चुराती रहती। इसी बीच हमारे घर में खुशी की खबर आई। मेरे बड़े भाई की बेटी की शादी की डेट फिक्स हो गई थी और वो लोग शादी बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे। ये हमारे ख़ानदान की एक बहुत ही शानदार ग्रैंड वेडिंग होने वाली थी। इसमें बहुत बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे और फिर मैं शादी की तैयारियों में बहुत बिजी हो गई। मुझे इस पूरी शादी में सबसे अच्छा जो दिखना था, क्योंकि मेरे भाई के ससुराल वाले भी बहुत ही अमीर लोग थे। मैं किसी के भी सामने अपने रूप की शान कम नहीं होने देना चाहती थी। मैंने अपने और अपनी बेटी के इस शहर के सबसे बड़े फैशन डिज़ाइनर से दोनों के लिए बहुत ही अच्छी ड्रेसेस डिज़ाइन करवाई थी। घर में पूरा दिन फैशन डिज़ाइनर, ब्यूटिशियन और गेस्ट वगैरह का आना जाना लगा रहता था, जिस वजह से हमारा घर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि शादी मेरे भाई की बेटी की नहीं, बल्कि मेरी ही बेटी की हो। और वो लड़की अब काम में और ज़्यादा बिजी हो गई थी, क्योंकि कोई ना कोई गेस्ट आता ही रहता था और उसको सबके लिए चाय नाश्ता बनाना होता था और सबके लिए खाना भी वही रेडी करती थी। और मैंने एक पल के लिए भी इस बारे में नहीं सोचा था कि वो इस तरह घर का काम कर करके थक जाएगी। इंसान होने के नाते उसे भी आराम करने की ज़रूरत है। मेरा तो पूरा ध्यान सिर्फ शादी की तैयारी में लगा था। फिर मुझे याद आया कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कुछ न्यू डायमंड के सेट लिए थे और मेरे पास सोने का सेट भी है, जिनका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। अगर मैं वो शादी में ज्वेलरी पहनूंगी तो सबसे अलग दिखूंगी और हर कोई मेरी तारीफ करते नहीं थकेगा। और फिर अब शादी के 2-3 दिन ही तो रह गए थे। तन्वी सुबह से ही अपनी फ्रेंड्स के साथ गई हुई थी और संजय ऑफिस गए हुए थे। मैं उस वक्त अपने रूम में अकेली बैठी थी। मैंने सोचा कि मैं वो अपना सेट और उसी के साथ रखे हुए सोने के सिक्के, जो मैंने शादी में शगुन देने के लिए रखे थे, वो अलमारी से बाहर निकाल कर रखूं और देख लूंगी कि सब कुछ ठीक है ना। मैं बहुत ही आराम से चलती हुई अपने बालों में हाथ फेरते हुए कबर्ड के पास गई और मुस्कुराते हुए लॉकर पर पासवर्ड डाला और बिल्कुल हल्की सी आवाज़ होते हुए लॉकर का भारी दरवाज़ा खुल गया और मैंने अपना हाथ अंदर डाला और अपने हाथ से ज्वेलरी को देखा। और फिर मैंने लॉकर के अंदर झांक कर देखा तो मेरे चेहरे से वो मुस्कान गायब हो गई जो थोड़ी देर पहले मेरे चेहरे पर थी। लॉकर अंदर से बिल्कुल खाली था,
न उसके अंदर वो डायमंड के सेट थे और न सोने के, और ना ही सोने के सिक्के थे, और ना ही वो पैसों की मोटी मोटी गड्डियाँ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर एक भारी सा हथौड़ा मार दिया हो। मेरी सांस फूलने लगी और मैं पागलों की तरह कबर्ड में रखे हुए सारे कपड़े निकालकर बाहर फेंक दिए और नीचे रखे हुए अपने शूज के बॉक्स और उसके अंदर रखा हुआ सभी सामान जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। मैंने पागलों की तरह पूरी कबर्ड देख ली और फिर अपना पूरा कमरा, लेकिन मेरे वो लाखों करोड़ों के सेट मुझे कहीं नहीं मिले। मैं अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। मेरे मुंह से जैसे चीख निकल गई हो, मेरा पूरा शरीर जैसे कांप रहा हो और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरी आवाज़ सुनकर वो लड़की, जो शायद किचन में अभी भी कोई काम कर रही थी, वो भागती हुई मेरे कमरे के गेट पर आकर रुक गई और वो मेरी आवाज़ सुनकर डर गई थी। उसके मासूम चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। क्या हुआ? आप इस तरह ज़मीन पर क्यों बैठी हैं? मुझे बताइए, आप क्यों रो रही हैं? आपको क्या हुआ है? वो मेरे पास आई और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए मुझे सहारा देने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही मेरी रोती हुई आंखों ने उसका चेहरा देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में चल रहे हजारों सवालों का वो एक ही जवाब है। मेरे दिमाग में एकदम से यही बात आई कि हमारे इस घर में मेरी बेटी के और मेरे पति के अलावा एक यही लड़की है जो बाहर से आई है। ये गरीब है, बेबस है और मजबूर है। और मुझे कुछ दिन पहले की वो महंगे फ्लावर पॉट टूटने की बात याद आई, जब मैंने इस लड़की की बहुत बेइज्जती की थी और इसे बहुत जलील किया था, और शायद इसीलिए इसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे वो कीमती जेवर चोरी किए हैं। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये मासूम दिखने वाली लड़की मासूम नहीं है, बल्कि बहुत शातिर और चालाक है, और इसी ने मौका पाते ही मुझसे बदला लिया। मैंने एक जोरदार झटके से सिया का हाथ झटक दिया। अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए बोली कि दूर हो जाओ मुझसे। तुम जैसी चोर और घटिया लड़की का साया भी मुझ पर नहीं पड़ना चाहिए। सिया मेरी ये बात सुनकर हैरान रह गई और पीछे हटते हुए बहुत ही धीरे से और सिसकते हुए बोली, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैंने अपने बिखरे हुए बाल पीछे किए और गुर्राते हुए कहा कि ड्रामा करना बंद करो लड़की। तुमने ही मेरे लॉकर से मेरे वो कीमती ज्वेलरी चोरी की है। तुम चोर हो। वैसे तो मुझे शुरू से ही तुम पर शक था और तुम मुझे ठीक नहीं लगती थी। तुम जैसी गांव की गंवार लड़कियां जब इतने बड़े और शानदार घर में आती हैं तो उनकी नीयत खराब हो ही जाती है। तुमने मेरी ज्वेलरी चुराई है और तुम उसे चुराकर यहाँ से भागना चाहती थी ताकि तुम अपनी आगे की जिंदगी ऐश से गुजार सको। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, ऊपर वाले के वास्ते मुझ पर इतना गंदा और इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाइए। मैंने आपकी कोई चीज़ नहीं ली है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपकी ज्वेलरी और आपके पैसे कहाँ रखे रहते हैं। मैं तो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, लेकिन गुस्से और उस लड़की से बदला लेने के चक्कर में मैं इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी कि मैं कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी और मैं उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। मैंने रोते हुए अपना फ़ोन उठाया और संजी को कॉल की। रोते हुए और चीखते हुए उन्हें बताया कि घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है। मेरे लॉकर से सारी ज्वेलरी और पैसे गायब हैं। संजय मेरी बात सुनकर घबरा गए और परेशान होते हुए बोले कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी घर आ रहा हूँ। और फिर वो ऑफिस का सारा काम छोड़कर सीधा घर के लिए ऑफिस से निकल गए। संजय की कॉल कट करने के बाद मैंने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और पुलिस को कॉल कर दी। उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी ज्वेलरी और अपने पैसे वापस चाहिए थे और मैं चाहती थी कि इस एहसान फरामोश लड़की को ऐसी कड़ी और दर्दनाक सज़ा मिले कि ये ज़िंदगी भर याद रखे, और इसी की तरह कोई और लड़की किसी अमीर घर में घुसकर चोरी करने के बारे में सोचे भी नहीं। सिया बेबसी से मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं एक अनाथ और बेसहारा लड़की हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाती हूँ, मैंने आपकी कोई चीज़ नहीं चुराई। आप पूरे घर की तलाशी ले लीजिए। उसके आंसू मेरे पैरों पर गिर रहे थे, लेकिन मेरा दिल उस वक्त किसी पत्थर की तरह हो गया था। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे ठोकर मारी और पीछे को धक्का दिया। अब ये मगरमच्छ के आंसू जेल जाकर पुलिस वालों को दिखाना। वो जब तुम्हारी हड्डियां तोड़ेंगे तब तुम खुद बता दोगी कि तुमने वो सारी ज्वेलरी और वो पैसा कहाँ छुपाया है या किसी को दिया है। मैं हॉल में बेचैनी से टहलती हुई पुलिस के आने का इंतजार करने लगी और सिया वहीं बेडरूम में जमीन पर बैठी हुई रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद घर के बाहर पुलिस के हॉर्न की आवाज़ आई। जब इंस्पेक्टर ने मेन गेट की बेल बजाई तो मैंने खुद जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला और इंस्पेक्टर को अपने साथ घर के अंदर लेकर आई, जहाँ पर वो लड़की बैठी हुई अभी तक रो रही थी।
मैंने उसे देखकर उसकी तरफ इशारा किया और बहुत गुस्से में कहा कि ये वही लड़की है जो अब तक हमारे साथ हमारे ही घर में रह रही थी और इसी ने मेरे और मेरे पति की शराफत का फायदा उठाते हुए हमारे घर में चोरी की है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए और इससे पूछिए कि मेरी ज्वेलरी और मेरे पैसे कहाँ हैं। मुझे मेरी एक एक चीज हर हाल में वापस चाहिए। इंस्पेक्टर के साथ आए दो हवलदारों ने जाकर सिया को पकड़ लिया और उसको झटका देकर ऊपर उठाया और सीधा खड़ा किया। सिया की तो जैसे जान ही निकल गई थी और उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था। वो मुझसे बार बार मिन्नतें कर रही थी, मुझसे कह रही थी कि इन लोगों से कह दीजिए मुझे कहीं नहीं लेकर जाएं। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं बेगुनाह हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन मैंने या इंस्पेक्टर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी और मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि इंस्पेक्टर साहब, इसे यहाँ से ले जाएं। जब उन हवलदारों ने उसके हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई और वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगे, तो वो बार बार मुड़कर मेरी तरफ देख रही थी और उसकी उन रोती हुई आंखों में जो बेबसी और डर था, वो किसी भी आम इंसान का दिल पिघला सकता था। लेकिन उस वक्त मैं अपने अहंकार और गुस्से में इतनी पागल हो गई थी कि मुझ पर जुनून सवार था और मैं किसी की भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने पुलिस वालों से बहुत सख्ती से कहा कि इसे जेल में बंद कर दीजिए, इसके ऊपर इतनी सख्ती करें कि ये सच बोलने पर मजबूर हो जाए। इंस्पेक्टर के साथ जो दो हवलदार थे, वो उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। पूरे घर में सिया के रोने की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन मेरे दिल में थोड़ा सा भी रहम नहीं आया था। वो लोग उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गए और जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां से गई, मैंने एक गहरी सांस ली और मुझे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे आज मैंने कोई जंग जीत ली हो और मैंने चोर पकड़ लिया है। अब मुझे मेरी सारी ज्वेलरी और पैसे वापस मिल जाएंगे। मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी समझदारी से खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मैं वापस अपने कमरे में गई और इधर उधर बिखरे हुए सामान को समेटने लगी ताकि संजय के आने से पहले कमरे की हालत में थोड़ी ठीक कर सकूं। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बहुत बड़ा तूफान तो आना भी बाकी है और मुझे अपने उस गुरूर, घमंड और उस अनाथ लड़की पर अत्याचार करने की बहुत बड़ी सज़ा मिलना अभी बाकी है। इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। अभी मैंने एक दो कपड़े उठाकर ही अलमारी में रखे थे कि मेरे पति घर वापस आ गए थे। मैं भागती हुई हॉल में गई और उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने रूम में ले आई। मैंने उन्हें बैठाया और एक गहरी सांस लेते हुए उन्हें वो सब कुछ बता दिया जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हुआ था। और मैंने उन्हें ये भी बता दिया था कि मैंने पुलिस को बुलाकर सिया को गिरफ्तार करा दिया है कि वो उसे हमारा चोरी किया हुआ माल वापस ले सके। मेरी बात सुनकर जैसे संजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। संजय जो बैठे थे वो उठकर खड़े हो गए। उन्होंने बहुत ही गुस्से से मुझसे कहा, अवनी, तुम पागल हो गई हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने बिना किसी सबूत के उस अनाथ बच्ची को पुलिस के हवाले कर दिया। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि वो चोरी उसी ने की है? तुमने अपनी दौलत के गुरूर में अंधी होकर मेरी बहन की बेटी की इज्जत उछाल दी। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि उस गरीब लड़की के अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो इस वक्त मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी कार की चाबी उठाई और वो भी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जा रहे हैं ताकि सिया को घर वापस ला सकें। और जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा कि अगर उस बच्ची को कुछ भी हुआ तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। संजय मुझसे ये कहते हुए चले गए, लेकिन अचानक रास्ते में ही उनकी कार खराब हो गई और वो शहर के बड़े मार्केट वाले रोड में फंस गए जहाँ अक्सर ट्रैफिक लगा रहता था और वहाँ से निकलना घंटों का काम था। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी और ये बात सोच सोच कर गुस्सा हो रही थी कि संजय को पता नहीं क्या हो गया। वो उस लड़की की तरफदारी कर रहे हैं और उसके लिए मुझे इतनी बातें सुनाकर गए। शाम होने वाली थी, लेकिन फिर से मेन गेट की बेल बजी तो मुझे लगा कि शायद संजय घर वापस आ गए। मैंने जल्दी से जाकर गेट खोला तो देखा कि सामने संजय नहीं, तन्वी थी। वो सुबह से अपनी फ्रेंड्स के साथ गई हुई थी और अब वापस आई थी, लेकिन मैं उसकी वो हालत देखकर थोड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी और वो मुझसे अपनी नज़रें चुरा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे पूछा, बेटा तन्वी, क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारा बाहर जाना कैसा रहा? उसने अपनी नज़रें नीचे की और मेरी बात का ठीक से जवाब नहीं दिया और बोली, मम्मी, मेरे सर में बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है और मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। इतना कहकर वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चली गई और मैं वहीं खड़ी उसको हैरत से देखती रह गई क्योंकि सुबह तो वो घर से बिल्कुल ठीक बाहर गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि शायद वो थक गई है
थोड़ी देर उसे आराम करने देती हूँ और बाद में उससे बात करूँगी। और फिर थोड़ी देर बाद उससे उसकी तबीयत पूछने के लिए उसके कमरे में गई। तन्वी उस वक्त अपने कमरे में नहीं थी, वो वॉशरूम गई हुई थी। वॉशरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। मैं उसके बेड पर बैठ गई और उसका इंतज़ार करने लगी। तभी मेरी नज़र अचानक तन्वी के हैंड बैग पर पड़ी, जो उसने ऐसे ही अपने बेड पर फेंक दिया था। उसके अंदर से एक कागज़ थोड़ा सा बाहर निकल रहा था। उसे देखकर मुझे लगा कि शायद तन्वी ने कोई शॉपिंग की होगी, ये उसी का बिल है। और फिर पता नहीं मैंने क्या सोचा, मैंने उसका बैग उठाया और वो कागज़ की रसीद देखने लगी। और जैसे ही मैंने वो रसीद पढ़ी, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि मैंने ये क्या देख लिया। वो रसीद किसी ब्यूटिशियन या शॉपिंग के बिल की नहीं थी, वो एक बहुत बड़े सुनार की दुकान की रसीद थी। और उस रसीद पर मेरे उन्हीं डायमंड सेट्स और सोने के सेट का वज़न और कीमत लिखी हुई थी। मेरे ज़ेवर की रसीद थी, जो आज ही हमारे घर से चोरी हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस रसीद पर आज ही की डेट लिखी हुई थी और उस रसीद पर बेचने वाले के नाम की जगह मेरी बेटी तन्वी का नाम लिखा था और उसका अपना फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। उस पर लिखी हुई रकम इतनी ज़्यादा थी कि जैसे हमारा ये घर था, इसी की तरह हम एक और घर ले सकते थे। लेकिन इस तस्वीर पर लिखे हुए पैसे बेचने वाले के अकाउंट में अभी भेजे नहीं गए थे। उस रसीद पर लिखा था कि अभी इस रसीद को एक बार ठीक से उस जेवर की जांच होना बाकी है। और ये इस बात का सबूत था कि वो डायमंड सेट और सोने के सेट किसी और ने नहीं, बल्कि मेरी अपनी बेटी ने अपने ही घर से चोरी किए थे। इतना बड़ा सच मेरे सामने आया था। ये सब कुछ देखकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था। मैं उस रसीद को घूर घूर कर देख रही थी। कुछ भी नहीं कह सकती थी कि आखिर तन्वी ने ऐसा क्यों किया था। ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके लिए वो चोरी करने पर मजबूर हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी ही देर में तन्वी वॉशरूम से बाहर आई और जैसे ही वो बाहर आई, मैं उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर उससे कहा कि ये सब क्या है? ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई थी कि तुमने अपने ही घर में चोरी की? वो मेरी बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गई और मुझसे नज़र चुराते हुए कहने लगी, नहीं मम्मी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप क्या कह रही हैं? मुझे नहीं पता। तो मैंने उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उसको वो रसीद दिखाते हुए उससे कहा कि मुझे सब कुछ सच-सच बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? तुमने ऐसा क्यों किया? तन्वी रोने लगी और ज़मीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो थोड़ी देर तो चुप खड़ी रही और फिर रोते हुए उसने कहा कि मम्मी, वो डायमंड का सेट और सोने के सेट मैंने ही चोरी किए थे और मैं सुबह उसको बेचने के लिए गई थी। मैं बहुत परेशान हूँ। उसे इस तरह रोते हुए देखकर मैं एक पल के लिए डर गई थी और मैंने उससे कहा कि क्या बात है? मुझे बताओ अभी, और कोई झूठ मत बोलना। मैं सब कुछ सच-सच सुनना चाहती हूँ। फिर तन्वी ने बताया कि मम्मी, मैं अभी कुछ दिन पहले अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गई थी ना, वहाँ मेरे एक फ्रेंड ने मुझे प्रपोज़ किया था। उसका नाम विनय है, लेकिन मैंने सबके सामने उसका मज़ाक बनाते हुए उससे कहा, तुम क्या मुझे ठीक से जानते नहीं हो? मेरा नाम तन्वी शर्मा है और मैं तुम जैसे लड़के का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करूँगी, तुम्हें लगता है? तुम सपना देख रहे हो। तुम मेरे दोस्त तो हो, दोस्त की तरह ही रहो। अपनी हद से आगे बढ़ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उससे इतना कहकर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ अपने रूम में चली गई और रात की पार्टी में जाने की तैयारी करने लगी। फिर मैं रेडी होकर पार्टी में गई और वहां जाकर मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय किया। और फिर तभी वहीं वो लड़का मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि आई एम सॉरी तन्वी, मैंने बिना कुछ सोचे समझे यूं ही तुम्हें प्रपोज कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। और जो हुआ, चलो उसे भूल जाते हैं और हम पहले की तरह फ्रेंड्स बनकर रहते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मुझसे कहा कि लो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आया हूँ, ये पी लो। मैं डांस कर थक गई थी, तो मैंने उसके हाथ से वो जूस लेकर पी लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे वहाँ पर बदला लेने आया है। इन सब के पीछे उसकी एक सोची समझी प्लानिंग है। मैंने जैसे ही जूस पिया, मुझे थोड़े चक्कर आने लगे और वो लड़का मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़कर बोला, लगता है कि तुम थक गई हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ आता हूँ। वो मुझे मेरे रूम की जगह अपने रूम में ले गया और मेरी गलत फ़ोटो अपने फ़ोन में क्लिक कर ली। मुझे उस वक़्त बिल्कुल भी होश नहीं था। जब मैं सुबह उठी तो मेरा सर दर्द से फट रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं यहाँ कब और कैसे आई? फिर मैं अपने रूम में गई, फ्रेश हुई और फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे आकर कहा कि हमें रात में घर के लिए निकलना है। हमारी ट्रिप कंप्लीट हो गई है और तुम रात कहाँ थीं? हमने तुम्हें बहुत ढूँढा, लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिली। तुम कहाँ चली गई थी अचानक? तो मैंने सोचा कि मैं उसे बता दूं कि मुझे कुछ याद नहीं है। मैं जब सुबह उठी
तो मैंने खुद को विनय के रूम में पाया और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं वहाँ कैसे गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो ये सब कहीं मुझे गलत न समझें। मैं चुपचाप घर वापस आने की पैकिंग करने लगी और उसी के फ़ोन से आपको कॉल की और फिर फ्लाइट पकड़कर घर आ गई। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद मेरे पास एक अननोन नंबर से मैसेज आया और उसने मुझे मेरी वो गलत पिक सेंड की। वो मैसेज ओपन करते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं वो फ़ोटो देखकर पागल हो गई, सदमे में चली गई। और उसमें लिखा था कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ये फ़ोटो वायरल नहीं हो, तो मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डलवा दो। और अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताने की कोशिश की या अपने घर वालों को बताया, तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हें अपनी और अपने ख़ानदान की इज्जत से थोड़ा भी प्यार है, तो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। और उस अननोन नंबर से मुझे बार-बार मैसेज आ रहे थे। मम्मी, मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि अगर गलती से भी मेरी ये फ़ोटो वायरल हो गई, तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी और मैं इतने बहुत से पैसे आपसे माँग भी नहीं सकती थी, क्योंकि आप मुझे इतने पैसे कभी नहीं देती और आप भी शादी की तैयारी में बिज़ी चल रही थी। इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने उस दिन देखा कि आप अपने रूम में बैठी हुई अपनी डायमंड की ज्वेलरी देख रही हैं। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना मैं वो ज्वेलरी चुरा कर बेच दूँ और उस लड़के को पैसे देकर उससे अपनी वो फ़ोटो डिलीट करा दूँ। और फिर जब मैंने देखा कि सुबह के टाइम पर घर में कोई नहीं था, डैड ऑफ़िस चले गए थे और आप बाहर हॉल में बैठी हुई थी। मैं मौका देखते ही आपके लॉकर से वो ज्वेलरी निकालने गई, तो उस डायमंड सेट के साथ एक सोने का सेट और कुछ पैसे और सोने के सिक्के पड़े थे। मैंने वहाँ से सब कुछ निकाला और अपने बैग में रखा और चुपचाप वहाँ से चली गई और आपसे कह दिया कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। फिर वहाँ जाकर मैंने एक ज्वेलरी की शॉप पर उस ज्वेलरी को बेचने की बात की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसकी रसीद कहाँ है? कहीं ये चोरी का माल तो नहीं? ये सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए मैंने उनसे कहा, अरे नहीं अंकल, ये मेरी मम्मी की ज्वेलरी है और ये थोड़ी पुरानी हो गई है, तो मम्मी ने मुझसे कहा है कि मैं इस ज्वेलरी को किसी ज्वेलरी शॉप पर जाकर बेच दूँ और उनसे जो पैसे मिलेंगे उनसे दूसरी ज्वेलरी बनवाऊँ और उसकी रसीद वो तो मम्मी से कहीं खो गई। तो उस सुनार ने कहा कि ऐसे तो मैं आपका ये ज़ेवर नहीं खरीद सकता जब तक इसकी रसीद नहीं होगी। लेकिन फिर मैंने उस सुनार की बहुत मिन्नतें की और उससे बहुत कहा कि प्लीज़ आप ये ज्वेलरी खरीद लीजिए, आप चाहें तो मुझे इसके थोड़े कम पैसे दे देना। मेरी ये बात सुनकर सुनार ने मुझसे कहा कि अगर तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, मैं ज़ेवर खरीद लूँगा और इसकी एक नकली रसीद भी बना दूँगा, लेकिन फिर तुम्हें इस ज़ेवर का आधा पैसा मिलेगा। मैंने उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाया और उन्हें वो ज़ेवर देकर उनसे ही रसीद लेकर घर आ गई। तन्वी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे आसमान फट गया हो। तन्वी जो मुझसे कह रही थी, उसकी बात सुनकर मैं हक्का-बक्का रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी अपनी ही बेटी है और मुझे कहीं न कहीं दुःख भी था कि उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन ये मेरी अपनी परवरिश का नतीजा था। शायद मैंने ही उसकी परवरिश ठीक से नहीं की थी और इसीलिए आज ये सब कुछ हुआ था। मैंने एक अनाथ, बेबस और एक मासूम लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। उसके ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मेरी आंखों के सामने सिया का वो रोता हुआ चेहरा आने लगा, जो मेरे पैर पकड़कर अपनी माँ की कस्में खा रही थी और मैं अपनी नफ़रत में अंधी होकर और अपने गुस्से से पागल होकर एक मासूम के साथ कुछ ऐसा कर बैठी थी जो बहुत ही गलत था। मैंने तन्वी से कहा, जब तक मैं घर वापस नहीं आ जाती, तुम कहीं नहीं जाओगी और ना ही कुछ करोगी। मैं बस अभी आ रही हूँ। और मैंने जल्दी से कार की चाबी उठाई और कार की तरफ भागती हुई चली गई। मैंने जल्दी से कार स्टार्ट करी और पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। मैं बहुत जल्दी में थी क्योंकि मुझे किसी भी तरह बस सिया के पास जाना था और उससे माफ़ी मांगनी थी। रात होने को आ गई थी। मैं बहुत तेज़ कार चला रही थी और मैं रोती जा रही थी और सोच रही थी कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। पता नहीं सिया मुझे माफ़ करेगी या नहीं और उन पुलिस वालों ने उसके साथ कहीं कुछ गलत ना कर दिया हो। उसे उस गुनाह की सज़ा मिल रही है जो उसने कभी किया ही नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा था और मुझे सिया की बहुत फ़िक्र हो रही थी और मुझे खुद से ही नफ़रत हो रही थी। मैं अपनी दौलत के अहंकार में अंधी हो गई थी और फिर मैंने पुलिस स्टेशन के पास जाकर अपनी गाड़ी रोकी और मेरा दिल बहुत ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने कार का दरवाज़ा खोला और कार से बाहर उतरी और सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। मैं सोच रही थी
कि मैं अपना केस वापस ले लूंगी और सिया को अपने साथ घर वापस ले जाऊंगी। जैसा मैंने सोचा था, वहां पर तो वैसा कुछ भी नहीं था। वहां बहुत खामोशी थी और सब कुछ बहुत शांत नजर आ रहा था। मैं रोती हुई अंदर गई और वहां पर बैठे हुए हवलदार से उस इंस्पेक्टर के बारे में पूछा, जो कुछ देर पहले हमारे घर आया था और सिया को गिरफ्तार करके ले गया था। तो उसने मुझे सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस रूम में ही सर बैठे हैं। मैं बहुत तेजी से चलती हुई उस रूम के गेट पर जाकर खड़ी हो गई। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर का नज़ारा देखकर मेरे कदम वहीं के वहीं जम गए और मेरी सांस मेरे गले में अटक गई। मैंने देखा कि सामने जो उस इंस्पेक्टर के बैठने की जगह थी, वहां पर इंस्पेक्टर नहीं बल्कि सिया बैठी थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई। सिया यहाँ पर क्या कर रही है? और उसके सामने वही ऑफिसर सर झुकाए और हाथ बांधे खड़ा था, जो कुछ देर पहले उसे गिरफ्तार करके लेकर गया था, और उसका चेहरा शर्मिंदगी से नीचे झुका हुआ था। सिया वो लड़की नहीं लग रही थी जो इतने दिनों से हमारे घर पर हमारे साथ रह रही थी, और उसके साथ अब तक मैंने इतना जुल्म किया। मैं अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। जिस लड़की को मैं हमेशा एक अनपढ़ और गंवार साधारण लड़की समझती रही, आज वही मेरे सामने पुलिस की वर्दी में खड़ी थी। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत दिख रही थी। जो पुलिस वाले अभी थोड़ी देर पहले उसे गिरफ्तार करके थाने लेकर आए थे, वही अब उसके सामने सर झुकाकर खड़े थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। मैं वहीं खड़ी सब कुछ सोच ही रही थी कि इतने में मेरे हस्बैंड भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वो सुबह से ट्रैफिक में फंसे हुए थे, इसलिए देर हो गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो धीरे से मेरे पास आए और बोले कि लगता है अब तुम्हें सब सच पता चल गया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि मैं तुम्हें ये सब बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये कोई गांव की अनपढ़ जाहिल गवार लड़की नहीं है, ये मेरी बहन की बेटी है। मेरी बहन के गुजर जाने के बाद ये बिल्कुल अकेली हो गई थी। उस समय मैंने ही फैसला किया था कि मैं इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और इसे अपने पैरों पर खड़ा करूंगा। उन्होंने आगे बताया कि जब मेरी बहन की मौत हुई तो सिया अपनी दादी के पास गांव में रहती थी। वहीं से उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो बहुत मेहनती थी और हमेशा कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। जब उसकी दादी का भी देहांत हो गया तो गांव के लोगों ने मुझे खबर दी। तब मैं उसे अपने साथ शहर ले आया। मैं जानता था कि तुम्हें गरीब लोग पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताया। मैं बस चाहता था कि वो पढ़े लिखे और ज़िंदगी में कुछ बन जाए, इसलिए मैंने उसकी हर तरह से मदद की। उसने भी दिन रात मेहनत की और आखिरकार उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर लिया और आज वो एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हें ये सब पहले बताना चाहता था, लेकिन सिया ने मुझसे मना कर दिया था। सिया चाहती थी कि जब वो अपनी मेहनत से कुछ बन जाए तभी सबको सच बताए। उनकी ये बातें सुनकर मुझे अपने आप पर आज बहुत शर्म आने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं तुरंत सिया के पास गई और उसके सामने झुककर उसके पैर पकड़ लिए। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं रोते हुए उससे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचा। मैंने तुम्हें समझे बिना ही तुम्हारा अपमान किया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम इतनी मेहनती और इतनी काबिल लड़की हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सिया ने तुरंत मुझे उठाया और मुझे अपने गले से लगा लिया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था बल्कि एक सच्ची इंसानियत थी। उसने धीरे से कहा कि आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ वो जानबूझकर नहीं हुआ था। कभी कभी हम बिना जाने ही लोगों को गलत समझ लेते हैं। उसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल और भी भर आया। मुझे लगा कि सच में वो बहुत बड़ी इंसान है। थोड़ी देर के बाद मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि सिया, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मेरी बेटी तन्वी बहुत बड़ी परेशानी में है। एक लड़का उसे बहुत परेशान कर रहा है। उसके पास मेरी बेटी की कुछ गलत तस्वीरें भी हैं और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने उससे कहा कि मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़के को ढूंढो और उसे सज़ा दिलाओ ताकि मेरी बेटी की इज्जत बच सके। सिया ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि अब मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि जब तक वो है किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं होने देगी। उसके बाद वो घर गई और उसने सबसे पहले तन्वी से बात की। उसने उसे बहुत प्यार से समझाया और कहा कि सच बताने से ही समस्या का हल निकलता है। तन्वी पहले तो बहुत डर रही थी, लेकिन सिया ने उसे भरोसा दिलाया कि अब सब ठीक हो जाएगा। फिर तन्वी ने उसे पूरी बात बताई। उसने बताया कि वो लड़का काफ़ी समय से उसे परेशान कर रहा था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तन्वी ने उस लड़के का नंबर भी सिया को दे दिया। सिया ने तुरंत उस नंबर की जांच शुरू की।
उसने उस नंबर की चैट्स देखी और कॉल रिकॉर्डिंग भी निकलवाई। फिर उसने अपनी टीम की मदद से उस नंबर की लोकेशन ट्रैक करवाई। कुछ ही समय में उन्हें पता चल गया कि वो लड़का कहाँ है। सिया तुरंत अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंची जहां वो लड़का छुपा हुआ था। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो लड़का घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे। सिया ने बिना समय गंवाए उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया। उसके फ़ोन की जांच की गई और उसमें से सारी चैट्स और सबूत मिल गया। सारे सबूतों के आधार पर उसे जेल भेज दिया गया। जब मुझे ये खबर मिली तो मेरी आंखों में राहत के आंसू आ गए। मुझे लगा जैसे मेरी बेटी की ज़िंदगी फिर से सुरक्षित हो गई। उस दिन मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। मैंने समझ लिया कि किसी इंसान को उसके कपड़ों या उसके रहने के तरीके से नहीं परखना चाहिए। असली पहचान उसके दिल और उसकी मेहनत से होती है। जिस लड़की को मैंने कभी गंवार समझा था, वही आज मेरी बेटी की सबसे बड़ी रक्षक बन गई थी। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि सच्ची इज्जत इंसान की सोच और उसके कर्मों से बनती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।